हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। अभिषेक रंजन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो आज की क्लास आप जानते हैं कि आज शनिवार है, आज है 14 दिसंबर 2024। क्लास लाइव हो चुकी है और आज की क्लास में आप एक नए सेगमेंट का आरंभ करने वाले हैं इस आरंभ बैच के अंदर। और आज हम आरंभ करेंगे यानी शुरुआत करेंगे इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बात करेंगे आपके साथ। और आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जब हम इस पूरे बैच को कंप्लीट करेंगे तब आप इकोनॉमिक्स में क्या क्या सीख चुके होंगे, क्या क्या जान लेना आपके लिए जरूरी है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप देख चुके हैं 2024 का एसएससी जो रहा एग्जाम, उसका जो सीजीएल एग्जाम रहा, उसके लिए प्री की कट ऑफ आ चुकी है और उस कट ऑफ के बेस पर आपको अंदाजा हो चुका होगा कि बिना इकोनॉमिक्स के, बिना हिस्ट्री, बिना पॉलिटी यानी विदाउट जीएस पॉसिबल ही नहीं है ना कर पाना। नमस्कार, मैं भाई सभी बढ़िया और होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। और चलिए भाई, शुरुआत हम करेंगे क्लास की। लेकिन मैं क्लास की शुरुआत करने से पहले 5 मिनट आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। आपके मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे, उन सवालों की मैं कोशिश करूंगा कि क्लास शुरू होने से पहले ही एक बार आंसर कर दूं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। चलिए भाई, शुरुआत करेंगे क्योंकि आपके मन में एक सवाल ये रहता है पहला तो कि सर इस बैच में, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी जो कवर करने वाले हैं, देखो अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप देने वाले हो सीजीएल, चाहे आप देने वाले हो सीएचएसएल, चाहे एमटीएस का हो, चाहे स्टेनोग्राफर का हो, चाहे सीपीओ का हो, या इसी लेवल का और कोई भी एग्जाम, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टेट के कांस्टेबल के एग्जाम है, एसआई के एग्जाम वगैरह आते हैं जिसमें इसी लेवल के कंटेंट पर सवाल पूछे गए होंगे, वो सारे के सारे आप इसमें कवर कर सकते हो। इसलिए इस बात से आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमारा ये वाला एग्जाम कंप्लीट होगा या नहीं। लगभग हर एक एग्जाम आपका इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। सभी की सभी वन डे एग्जाम को बेस्ड बनाकर हम इसमें तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से इसका आरंभ भी करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। पहली बात ये आपके मन में है तो ये सवाल आपको पूछने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टेट एग्जाम भी हो जाएंगे, मैं बिल्कुल बताऊंगा क्लास का शेड्यूल कैसे रहेगा, क्या कुछ करेंगे। दूसरी बात यह है कि सर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्योंकि मन में एक सवाल आता है कि लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल स्पेशली एसएससी में प्रीलिम्स भी होता है और मेंस भी होता है। अगर हम आउट ऑफ 25 क्वेश्चन की बात करें तो ये सवाल है कि सर कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या इसको टारगेट करना जरूरी है, क्या इसको फोकस करना जरूरी है या नहीं। मैं सारी बातें बताऊंगा आपको इसके लिए। तो याद रखना, यहां पर लगभग 3 क्वेश्चन के करीब आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे और लगभग ही 3 क्वेश्चन के करीब आपको मेंस में मिलेंगे। यानी आउट ऑफ 25 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अप्रॉक्स में, यानी कि 3 क्वेश्चन का मतलब कि 6 नंबर की इकोनॉमिक्स जो है वो आपके पास आनी है प्रीलिम्स में अप्रॉक्स में, और लगभग 9 नंबर की इकोनॉमिक्स जो है वो आपके मेंस में आनी है, क्योंकि वहां पर नंबर जो होते हैं क्वेश्चंस के वो इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर हम 6 नंबर या 9 नंबर के लिए क्यों पढ़ेंगे, क्या इसको इतना टाइम देना जरूरी है। लेकिन अगर आप टाइम नहीं देते तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि लगभग 25 में से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बहुत सारी चीजें हैं सर, इन सबके 3-3 क्वेश्चन ही करीब आते हैं, 2, 3, 4 क्वेश्चन के करीब है। तो ये संख्या कम या ज्यादा है। अगर आप इन सबको ही नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, आप 25 क्वेश्चन मिस कर देंगे, 50 मार्क्स मिस कर देंगे। आप सोचिए जरा, इस बार के सीजीएल की प्री की कट ऑफ है 153, जो जीएस पढ़कर ही ना जाए उसके लिए 153 लाना मुमकिन ही नहीं है। और जो जीएस को सिर्फ लाइटली पढ़कर जाए तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो नहीं कि वो आपकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में 100% लेकर आएगा। यानी जीएस जो है वो उसको कवर करनी है और आसानी से वो उस 25 में से 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में जा सकता है अगर वो सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कर ले, अगर सिर्फ क्लासेस ज्वाइन कर ले, जो क्लास में पढ़ाया गया सिर्फ उसको रिवाइज कर ले, इससे भी काम चल सकता है। अब मेरी बात समझना, आपके पास लगभग एक डाउट, और ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैं तो आउट ऑफ 25 बात कर रहा हूं। अगर किसी पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इसकी संख्या आपकी ज्यादा भी हो जाएगी।
आज हम पहली क्लास पर आए हैं, तो लगभग ये सब कुछ कवर करने में मुझे कितनी क्लासें लगेंगी, लगभग मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ क्लासेस जो रहेंगी वो 35 के करीब में रहेंगी। लगभग 35 क्लास आपको भाई इसके लिए करनी पड़ेगी, मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं आप, इसको याद रखना अगर ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो और क्वालिफाई करना चाहते हैं। लगभग 35 क्लासें लगेंगी और इन क्लासेस के अंदर मैं आपको एक और स्पेसिफिक चीज बताऊं तो मैं आपको चैप्टर वाइज, क्योंकि जितना जितना पढ़ते हुए चलोगे उतना उतना आपको प्रैक्टिस भी करते रहना जरूरी है। वैसे प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है, हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस की कोई था यानी कि लास्ट नहीं है कोई, लेकिन कम से कम चैप्टर की नॉलेज को समझने के लिए, मींस आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर से बेस्ड क्या क्वेश्चन हमसे प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, तो आपको याद रखना है हम चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, ताकि हमें ये पता हो एग्जामिनर क्वेश्चंस के लिए किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। ये मैं आपको कराने वाला हूं भाई इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं भाई यहां इनके साथ साथ भाई आपको पीडीएफ, यानी कि हम जो पीडीएफ का मतलब ये है, सिंगल पीडीएफ नहीं देते हम इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन होगा, मेरी बात समझना पहले। और इसके लिए आपको जो क्लास पीएनजी होगी, यानी हम जो क्लास में नोट्स बना रहे हैं, क्लास में जो लिख रहे हैं भाई, ये क्लास की पीएनजी, इसमें जो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा वो भी, सब कुछ मिलाकर एक दिन के जितनी भी स्लाइड होंगी वो सब कुछ पीएनजी होती है बेसिकली, उनको पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको अवेलेबल करा देंगे। लेकिन बेहतर है क्लास में नोट्स बनाना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्लास में नोट्स बनाओगे, क्लास करने से ही काम चलेगा, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर जितने भी फैक्ट हैं, क्योंकि देखो जो फैक्ट होते हैं ना उनको सिर्फ याद करना होता है, रटना होता है, क्योंकि आप देखो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा सकते इसके लिए, तो कई बार चीजों को रटना भी पड़ता है और जितने कंसेप्ट होते हैं उनको सीखना भी पड़ता है। तो कंसेप्ट भी कराऊंगा और फैक्ट भी कराऊंगा, दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे अश्वनी, अभी सारी बात बताऊंगा आपको। तो फैक्ट और कंसेप्ट हम दोनों कवर करेंगे, ठीक है भाई। तो फैक्ट और कंसेप्ट भी करने वाले हैं क्लास के अंदर, लगभग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज है कि इकोनॉमिक्स के ज्यादातर कंसेप्ट इंग्लिश में होते हैं, बिल्कुल सही है उसकी बात ये, लेकिन हम अपने लिए दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल लगातार करेंगे। आज की पहली क्लास है और इसके लिए अप्रॉक्स छोटे छोटे मिलाकर, क्योंकि ये एग्जैक्टली कहना तो मुश्किल है कि कहां से आएगा, अप्रॉक्स 20 टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो इन 35 क्लासों में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी जानकारियां भी हैं और लगभग 20 टॉपिक जो है अगर इन्हें कोई पढ़ता है, कुछ कम जानकारी वाले कुछ अधिक जानकारी वाले, इन सबको पढ़ने के बाद होपफुली उसे जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कुछ और कवर करने की, और इन 35 क्लासों में हम इन्हीं 20 टॉपिक को लगभग कवर करेंगे, जिससे कि आपका हर एक एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो बन जाए। दोनों में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, आपके पास दोनों भाषाएं होंगी, आप किसी एक भाषा को ही फॉलो करेंगे। ऑब्वियस है दोनों तो नहीं कर सकते, टर्म्स क्लियर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जहां समझ में ना आए वह सीख सकते हैं। मुझे पता है आपके मन में ये बहुत ज्यादा इच्छा रहती है कि सर बेसिकली हम इसको किस तरह पढ़ेंगे और वो 20 टॉपिक क्या क्या है। मैं क्लास की शुरुआत नहीं कर रहा हूं आज, क्योंकि आप देख रहे हो आज पहला दिन है हमारी क्लास का। अभी आप लगातार एवरीडे 2 क्लासें कर रहे हो, एक पॉलिटी की और एक ज्योग्राफी की, ये इसी सीक्वेंस में चल रही है। लेकिन अब इसके अंदर जब मैं आज की क्लास का एनालिसिस कर लूंगा तो एक नया शेड्यूल ऐड हो जाएगा और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो होगा उसके लिए आपके पास एक टाइमिंग फिक्स होगी कि इस टाइम पर चलेगा। पहले हम आज की क्लास का डिस्कशन कर लें थोड़ा सा, बात समझ में आ रही? संडे को क्लास नहीं होती भाई, सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे 6 डेज क्लास रहेगी। प्रीवियस क्लास का वीडियोज जो है वो सब सेव रहता है आपका, हर क्लास 1 साल तक आपके पास लगभग वो सेव रहेगी, लिखेंगे और मैं सब कुछ इसके बाद फिक्स कर दूंगा आपके लिए कि किस दिन क्या होगा। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर वो क्या क्या पढ़ ले हम, जो जरूरी चीजें हैं, क्योंकि सिलेबस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि आज की जो दुनिया है वो दुनिया क्या है बेसिकली, कि यूट्यूब की दुनिया है, ऑनलाइन दुनिया है। और इस ऑनलाइन की लाइफ में यूट्यूब के अंदर आप देखेंगे कि एक टीचर नहीं है बल्कि हजारों टीचर हैं। अब हर किसी की अपनी गाइडेंस है, हर किसी के अपने रूल्स हैं। अगर आप सबकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप किसी एक की ही गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं
तो उसको आप लेकर चलेंगे। और लगभग मैंने बताया कि कई बार क्या होता है ना, चीजों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बहुत अच्छा दिखाने के लिए, कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जो आपके लिए नई सी हो, हम वो ऐसी इंफॉर्मेशन को भी कई बार हम रिसीव कर रहे होते जो हमारे काम की नहीं है। देखो याद रखना, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि एक मूवी है जो थ्री इडियट्स के नाम से आपने देखी होगी, उसका एक डायलॉग है, ज्ञान जहां से मिले बटोर लो, कभी ना कभी काम आता है। बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं हम इस लाइन से, लेकिन हम एसएससी के एग्जाम्स देने वाले या कोई और एग्जाम देने वाले कॉम्पिटेटिव का, तो याद रखो, ज्ञान अगर आप कहीं से भी बटोरना शुरू करोगे ना, तो ज्ञान ही बटोरते रहोगे, एग्जाम पास होने की एबिलिटी नहीं आएगी। क्योंकि ज्ञान बटोरने के चक्कर में पता चला कि आपकी एज निकल गई ना, तो एग्जामिनर ये नहीं कहेगा आप कितने ज्ञान वाले हो, बल्कि वो कहेगा आपकी एज चली गई, अब आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो ज्ञान अभी उतना लेना है जिससे कि एग्जाम पास हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाए। उसके बाद पूरी जिंदगी है हम ज्ञान यूट्यूब से लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, वो सब कुछ चलेगा, लेकिन पहला एम होना चाहिए सिलेक्शन लेना। इसीलिए अपने टीचर्स की गाइडेंस फॉलो करनी है, वो जो टॉपिक्स बताए गए सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, और ये चीजें बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया इसीलिए। तो चलिए मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना, हम जैसे बेसिक्स पढ़ेंगे कुछ कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, कुछ बेसिक जानकारियां कि कौन से शब्द का क्या मतलब होता है, इस तरीके के सवाल होंगे। ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, जैसे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है। इसी तरह इकोनॉमी के बारे में, कुछ देशों को हम पूंजीवाद कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये क्या होती है। कुछ देशों को जैसे अमेरिका जापान को हम डेवलप कहते हैं, कुछ को डेवलपिंग कहते हैं, कुछ को अंडर डेवलप कहते हैं, इसका क्या मतलब है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर क्या होते हैं। हम गवर्नमेंट जॉब ही क्यों करना चाहते हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों जाना चाहते हैं। आरबीआई क्या है, उसके काम क्या है। मनी क्या है, मुद्रा, पैसे का सारा लेन देन इसमें आता है। बैंक कैसे काम करते हैं सारे, बैंक में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट होते हैं, लोन को महंगा किया जाता है, लोन सस्ता किया जाता है। महंगाई क्या होती है, महंगाई कैसे कम या ज्यादा होती है। बजट बनाया जाता है हर साल, वो बजट क्यों बनाया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे टैक्स के बारे में, जीएसटी क्या है, इनकम टैक्स क्या है, टैक्स से रिलेटेड सारी चीजें करनी है। गरीबी और बेरोजगारी के विषय में बात करनी है। नीति आयोग जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाया करता है, या अब नहीं बनाता लेकिन बनाया करता था, ये कह लीजिए, वो क्या था, योजना आयोग था, वो क्या था। राष्ट्रीय आय क्या होती है, शेयर बाजार कैसे काम करता है, उससे जुड़ी बातें क्या है। विदेशों से जो हम व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे देशों के साथ लेन देन, वो क्या है। डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, बाजार क्या होता है, और बहुत सारी इकोनॉमिकल टर्म्स जो होती हैं, और डेमोग्राफी वगैरह, जनसंख्या, जनगणना जिसे कहते हैं, जनसंख्या जनगणना क्या है। कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो, यानी कि इस तरीके की जो चीजें आपको मिले आप उनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा बाकी चीजों को जो छोटी छोटी है वो मैं क्लास में ही कराऊंगा, अलग से आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। होपफुली हम बिल्कुल आपके लिए एक फिक्स शेड्यूल, क्योंकि आप बैच में देखोगे जैसे आपने मिला है आपको आज, तो क्योंकि पहली क्लास होनी थी भाई इसीलिए, लेकिन आप देखते हो कि आपके बैच के अंदर यहाँ पर ये चीज मेंशन रहती है ना भाई, कि जो आपका बैच है, यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे इसमें, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर टाइम टेबल लिखा हुआ सबसे नीचे, जैसे क्लास ओपन करी आपका टाइम टेबल है, यहाँ पर ये बात फिक्स हो जाएगी। यहाँ जैसे अभी आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी फिक्स लिखा है, इसी तरह आपके पास इको लिख कर आ जाएगा। आप देखेंगे कि वो किस टाइम पर फिक्स हुआ, और उसी के बाद आप रेगुलरली उसी टाइम पर क्लास करेंगे। आज पहली क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए मेरे दोस्त, शुरू करें आज की क्लास को। होपफुली मेरी बातें समझ में आ गई। एक बार सभी लोग यस का कमेंट कर दो, मैं इस पूरे पीडीएफ को भी आपको दूंगा। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं भाई, आज हम जो बात कर रहे हैं इस पहले कंसेप्ट में, वो बात बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की करेंगे। एक बार यस का कमेंट आना चाहिए हर एक स्टूडेंट का। कविता शर्मा यस, थैंक यू। चलिए गौरव,
रश्मि, विकास, सुरभि, एवरीवन। बेसिक्स की बात शुरू करते हैं। देखिएगा भाई, क्योंकि देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल कोई आप कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं लिखवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तब तक आप पढ़ेंगे और उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आप उन क्वेश्चनों को देखकर उनके आंसर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपका हर एक आंसर ठीक होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना पहले। तो सवाल ये है कि जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो याद रखो कि हर चीज हम पढ़कर गए हो ऐसा जरूरी नहीं होता। क्योंकि हम जितना भी पढ़ लें वो 100% तो 4-6 महीने में नहीं कर सकते, 8-7-8 महीने में नहीं कर सकते। कुछ भी कहीं से भी सवाल कई बार बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी भी टॉपिक को लेकर एक बेसिक नॉलेज है, आपको ये आइडियोलॉजी है कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इस तरह की चीजों पे बात की गई है, तो आप उसके आधार पर भी सही ऑप्शन को चुनने की एबिलिटी डेवलप कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए कि आपको 2-4 ऐसे क्वेश्चन लगे जो कि क्लास नोट्स के बाहर थे, लेकिन फिर भी आपने ट्राई किया कि इन 4 ऑप्शन को पढ़कर देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। ये एबिलिटी जिस दिन आपके अंदर डेवलप हो गई ना, उस दिन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास कर पाओगे। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, कोई नहीं है ऐसा जो 100% क्वेश्चन को मैच करा दे गारंटी से। अनफॉर्चुनेटली कई बार हो जाता है ऐसा कि सारे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन कोशिश करनी है कि हमें एबिलिटी डेवलप करनी है। सवाल ये कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या है इकोनॉमिक्स में, किन चीजों के बारे में बात की गई है। तो देखो 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज ये है हमारी कि दुनिया में जब हम कोई भी कार्य करते हैं, यानी दुनिया में हम जब कोई भी वर्क को परफॉर्म करते हैं, उसमें जिन संसाधनों की आवश्यकता हमें पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई प्रोडक्शन करना है, मुझे कोई गुड्स बनानी है, उसका उत्पादन करना है, मुझे जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर यानी कि श्रमिक चाहिए, कैपिटल यानी कि पूंजी चाहिए, और एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी, वो इंसान जो उस पूरे सिस्टम को मैनेज करेगा, वो चाहिए। ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजों को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधन। दुनिया में जितने भी संसाधन हैं, चाहे किसी के भी पास हो, वो हमेशा लिमिटेड है, सीमित है, कम है हमारी इच्छाओं के मुकाबले। क्योंकि जो इंसान है ना, उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जब तक जीवन रहेगा तब तक इच्छाओं रहेंगी इंसान की, उसका कोई अंत नहीं होगा। यहां तक कि दुनिया का कोई अगर सबसे अमीर इंसान है ना, एलॉन मस्क भी हैं, तो भी उनके संसाधन जितने भी होंगे वो सीमित होंगे। दुनिया का कोई कितना भी मजबूत देश अमेरिका हो, संसाधन उसके भी सीमित होंगे। यानी हम जब इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो हमने 2 शब्दों को निकाला। पहला ये कि संसाधन सीमित होंगे हमेशा, और इच्छाएं हमेशा अनलिमिटेड, असीमित होंगी। इसी कारण से हमें अपने संसाधनों को सही प्रकार से उपयोग करना है कि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं पूरी कर सके। अब जो इसको सही तरीके से उपयोग कर रहा है वही देश तरक्की कर रहा है, वही आगे बढ़ रहा है सर। और जो तरक्की नहीं कर रहा वो पीछे रह रहा है। तो कहने का अर्थ यह कि दुनिया में हर किसी के पास संसाधन, और उन संसाधनों के बारे में बात की जाए तो वो हमेशा सीमित ही होंगे। अब इसको बेटर तरीके से मैनेज करना, इनको इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना, इनके लिए आप कहोगे कि बेटर तरीके से एलोकेट करने को जो प्रोसेस है ना, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए समझिएगा ध्यान से कि इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों ही देश लगभग एक ही दिन आजाद हुए, एक ही दिन बने, क्योंकि भारत आजाद हुआ और उसके बाद 2 देशों में ये डिवाइड हो गया। इस पार्टीशन के बाद अगर आप देखो, दोनों के पास अपने संसाधन थे, दोनों के सरकारों ने उनका इस्तेमाल करा देश को डेवलप करने के लिए। लेकिन आज भारत की गिनती अमेरिका और चाइना के साथ की जा रही है, उनके बराबर के देशों में की जा रही है, या उनके बराबर पहुंचने वाला है हमारा भारत। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, उसने संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से किया, किस डायरेक्शन में किया, ये अंदाजा लगता है कि उसकी इस अर्थव्यवस्था अभी भी बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देशों के आसपास है। तो अर्थ ये कि संसाधन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको इस्तेमाल करना है। और जब आप इनको लगातार इस्तेमाल कहेंगे सही तरीके से, तो ही आप सेलेक्ट होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि बताओ इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है, तो कोई एक डेफिनेशन आप रट नहीं सकते क्लास में। तो आपको कोशिश करनी है कि लगभग अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इसका मतलब है
मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी जितने भी रिसोर्स हमारे पास हैं उनका मैनेजमेंट करना। ध्यान से समझना भाई, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का प्रबंधन करना, का प्रबंधन करना। अच्छा, या इसी बात को हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट करके हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको ऑप्टिमम तरीके से, यानी अच्छे तरीके से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। चलिए भाई, अच्छा इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, ऐसे भी मेंशन कर सकता हूं कि जितने भी रिसोर्स हमारे पास हैं, क्योंकि हमें अपनी बहुत सारी नीड को फुलफिल करना है, क्योंकि सिर्फ एक नीड को यूज नहीं करना है, हमें बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। अब पैसे को सही तरीके से अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करना है बेसिकली, तो हम ये कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों का बेहतर वितरण करना, का बेहतर वितरण। या इसका एक और डेफिनेशन बन सकती है कि जितने भी ऑल्टरनेट है उनमें से हमें सबसे पहले सिलेक्शन या चॉइस ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट, सिलेक्शन या चॉइस ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट, क्योंकि किसी भी काम में अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो वो रिसोर्स के कारण हमारे बहुत सारे ऑल्टरनेट बनेंगे, उनमें से किसी को चुनना, सबसे बेहतर को चुनना, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। अब ध्यान से समझिए, तो सवाल ये कि सर ये इकोनॉमिक्स का मतलब जो होता है बेसिकली वो किसी भी प्रकार से मैनेजमेंट करना या चॉइस करने से रिलेट करता है। वेट करिएगा, मैं लिखवाऊंगा इसके बाद अभी आपको। तो सवाल ये आया यहां पर कि जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्स कहते किस चीज को है? देखो, जब हमें कोई भी कार्य करना हो, वेट करेंगे अभी, जब हमें कोई भी कार्य करना हो तो उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं जिसको हम मैन पावर भी कहते हैं, जैसे कि हमारे पास इंसान है, लेबर है, लेकिन इसके लिए हमारे पास देखो 4 कैटेगरीज में मेनली हम डिवाइड करते हैं। एक रिसोर्स हमारे फिजिकल है, एक हमारे फाइनेंशियल है, एक हमारे नेचुरल है। अब मुझे बताना कुछ रिसोर्सेज जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्राकृतिक संसाधन वो सभी हैं जिन्हें प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम जमीन का उपयोग कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो जो हमारी जमीन है, उदाहरण के लिए याद रखना, वो जमीन हमारी एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, वो जो वाटर हमें मिला वो एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर हम पेड़ पौधों का, पहाड़ों का, पर्वतों का जो माइनिंग कर रहे हैं, जमीन के नीचे रिसोर्स निकाल रहे हैं, मिनरल्स का, ये जो मिनरल्स हमें मिल रहे हैं किसी काम को करने के लिए, जिन्हें हम खनिज कहते हैं, बेसिकली मिनरल्स हैं, हमारे खनिज पदार्थ हैं बेसिकली, तो ये सब हमें प्रकृति ने दिए हैं, ये सारे प्राकृतिक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि कुछ रिसोर्सेज है जिन्हें हम मैनमेड रिसोर्स कहते हैं, कहेंगे सर जैसे मैनमेड रिसोर्स का मतलब ये है जिन्हें हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। अब मुझे बताइए कि जो इंसानों ने बनाए हैं वो कौन से संसाधन हैं? जब हम किसी भी बात मशीनरी की करें, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो किसी भी काम में यूज होने वाली हो,
कोई भी मशीनरी का इस्तेमाल हो अगर, तो मशीनरी इंसानों के द्वारा बनाई गई है। अगर हम बात करें किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में, तकनीक के बारे में, आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है बेसिकली, ये किसने बनाई है? ये इंसानों ने बनाई है। कोई भी मशीन या टेक्नोलॉजी है, उसको मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। एक और बात याद रखेंगे यहां पर, एक हमारी फाइनेंशियल रिसोर्स होती है, जिसको हम बेसिक तौर पर क्या कहेंगे? ये फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है वित्तीय संसाधन। और ये जो वित्तीय संसाधन है, इसका मतलब होता है जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है, चाहे वो मटेरियल खरीदने के लिए पूंजी चाहिए, किसी लेबर को देने के लिए पैसा चाहिए, कोई भी मशीनरी को बाय करने के लिए पैसा चाहिए, तो जब हमें पूंजी की आवश्यकता होगी, यानी कि मनी की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता होगी, उसको हम वित्तीय संसाधन कहेंगे। इसी को हम कैपिटल यानी हिंदी में पूंजी कहते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारे पास एक होता है जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं, यानी अब किसी भी काम को करने के लिए जो इंसानों की जरूरत होगी, वो जो इंसान है हमारे पास, जिनको हमने मानव संसाधन का नाम दिया, तो मुझे बताना भाई उसमें हम किसे रखेंगे जनरली? तो किसी भी काम को करने के लिए वो लोग, चाहे वो कोई किसान के रूप में हो, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, कोई सर्विस दे रहा हो, हर एक इंसान मानव संसाधन है। वो लोग जो लेबर के रूप में हैं या प्रोफेशनल्स के रूप में हैं, जो काम कर रहे हैं बेसिकली, उन सबको हमने मानव संसाधन का नाम दिया। अब हमने कहा जी नेचुरल भी है, मैन मेड भी है, फाइनेंशियल भी है और ह्यूमन रिसोर्स भी है। इन सब का इस्तेमाल करेंगे तब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, और यही प्रोडक्शन को बेटर तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करके अगर किया जाए तो ये ज्यादा होगा, और इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक? अब एक और बात समझिएगा, उसके बाद मैं लिखने का टाइम दूंगा। सवाल ये आया कि सर हमारे पास रिसोर्स भी हैं और साथ में हम इनको यूज भी करते हैं, लेकिन फिर इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्यों हुआ? अगर इकोनॉमिक्स के ओरिजिन की वजह बताऊं मैं आपको, अगर मैं कहूं कि इकोनॉमिक्स क्यों आई है लाइफ में, क्यों आई है दुनिया में, वाई इकोनॉमिक्स एमर्ज्ड। भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? चॉइस करना। हमें क्यों यह आवश्यकता पड़ी कि चॉइस करें? अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण क्या है? कि उत्पत्ति का कारण क्या है? तो मेरे भाई देखो, बहुत अच्छे से आपको सीखना है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि हम क्लास में मिलते हैं ना, और क्लास लगभग हम दिन भर में 4 5 6 घंटे क्लास करते हैं। जब इन 4 5 6 घंटों में क्लास करते हैं, तो लगभग ये क्लास सीखने के लिए हम आते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको बहुत ज्यादा कहानियां चाहिए, मौज मस्ती चाहिए ना, यूट्यूब है आपके पास, आप ऑन करिए, दिन भर 24 घंटे लगे रहिए, एंटरटेन करते रहेंगे। लेकिन लाइफ के एक टाइम के बाद रियलाइज करेंगे कि एंटरटेनमेंट सब कुछ नहीं है। क्लास बेहतर तरीके से हो, और क्लास का असली मजा तब होगा जब मैं क्लास के लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन को देखने के बाद आप बताओगे इसका सही आंसर क्या है। और ये क्वेश्चन ही आपको जब प्रैक्टिस के अंदर मिल रहे होंगे, जब आप खुद घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसमें मिल रहे होंगे, जब आप रियल एग्जाम को देख रहे होंगे उसमें जब क्वेश्चन मिल रहे होंगे ना, उस समय जो आपकी फीलिंग होगी, वो होगी असली फीलिंग। वो बताएगी आप कितने संतुष्ट हैं या नहीं। तो चीजों को पहले करते रहे ध्यान से। तो अभी हमने तीसरी स्लाइड पर मैं बात कर रहा हूं। तो अब मुझे एक बात सोच के बताइए कि हमें क्यों चॉइस करनी पड़ी, हमें क्यों करना पड़ा कि हमें दो में से एक को चुनना पड़ेगा और एक को छोड़ना पड़ेगा? इसका कारण बताइए क्या है? तो आप कहेंगे कि सर कारण ये है, अगर संसाधन सीमित ना होते, अगर हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड ना होते, तो हम कभी चॉइस क्यों करते? फिर तो हम जो चाहे वो खरीद लेते, हम जो चाहे वो पहन लेते, हम जहां चाहे घूमने चले जाते। अगर हमारे रिसोर्स लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, हमारे रिसोर्स क्या है भाई? लिमिटेड है। हमारी वांट्स कैसी है भाई? अनलिमिटेड है। ये रिसोर्स लिमिटेड होना और वांट्स का अनलिमिटेड होना, सीमित संसाधन है व असीमित इच्छाएं हैं, और इन्हीं की वजह से सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं हैं जो,
इन्हीं की वजह से आप ये भी कह सकते हो कि हमारे जो संसाधन है वो कम है एक्चुअल में हमारी इच्छाओं के मुकाबले। लैक या स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, लैक या स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, संसाधनों की कमी है एक तरह से, यानी संसाधनों की दुर्लभता। अब क्योंकि संसाधन कम है इच्छाओं के मुकाबले, इसीलिए मैंने बताया कि हम हर एक चीज का सिलेक्शन नहीं कर सकते, हर चीज को नहीं चुन सकते, हमें उन दो में से किसी एक का सिलेक्शन करना है और हर कोई वही सिलेक्शन करेगा ना जो सबसे बेहतर होगा। लेकिन ये बेहतर शब्द जो है ना, याद रखना, जो बेहतर शब्द है इसका कोई एग्जैक्टली मीनिंग नहीं है। भाई एक परिवार में दो लोग रहते हैं, आप उनसे सवाल करिए, कोई हो सकता है कि एक का आंसर अलग हो और दूसरे का आंसर अलग हो, एक के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस आइटम है वो दूसरी और दूसरे के अकॉर्डिंग दूसरी हो। तो ये कहना कि दोनों चीजों में अगर कमी की बात है, याद रखना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों के लिए संसाधनों का इस्तेमाल एक ही तरीके से हो, लेकिन जो सही तरीके से करता है उसको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलता है। अब ये भी तो कह सकते हो ना कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अच्छा, अगर किसी के पास एक ही ऑप्शन हो तो फिर तो चुनता ही नहीं, उसे पता यही करना है मुझे। तो ये भी याद रखना, हम क्यों कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, क्योंकि वेरियस और ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि संसाधनों के बहुत सारे विकल्प होते हैं, यानी संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। अब जब संसाधनों के बहुत सारे विभिन्न या वैकल्पिक उपयोग होंगे, हम सबको नहीं कर सकते। संसाधनों के विभिन्न या वैकल्पिक उपयोग, इसीलिए हमें उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है। और इसीलिए आपने कहा कि दुनिया में चाहे एलॉन मस्क हो, चाहे रतन टाटा जी रहे हो हमारे, अब उनका निधन हो चुका है, चाहे हमारे मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अडानी हो, चाहे कोई भी हो, हमारे पास रिसोर्स सबके लिमिटेड है। यानी सोचिए कि जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया, कितने अमाउंट में किया था बताओ मुझे? $44 मिलियन में, $44 मिलियन में ट्विटर जो है वो एलॉन मस्क ने खरीद लिया और उसको नाम एक्स कर दिया। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, ये $44 मिलियन वो चाहते तो किसी और प्रोजेक्ट में भी लगा सकते थे। भाई उनके सामने जब ये डिसाइड हुआ होगा तो कई सारे प्रोजेक्ट आए होंगे, अब उन सबको क्यों नहीं चुन पाए वो? क्योंकि सर $44 मिलियन थे, पर थे तो लिमिटेड ही ना, सारी कंपनीज को तो नहीं खरीद सकते थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ट्विटर को बाय करना इस पैसे से, वो चाहते इस पैसे से किसी और प्रोजेक्ट में भी लगा सकते थे। यही लाइफ में करना है, हर एक गवर्नमेंट को करना है, हर एक व्यक्ति को, हर एक कंपनी को। ये डिसीजन जो लेने होते हैं ना लाइफ में, सबसे मुश्किल काम है और यही इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब आपको मैं कहूंगा भाई आप एक एक करके इन नोट्स को बनाइए। आप जितना खुद लिखेंगे ना क्लास में उतना बेहतर है। आप इसको बिल्कुल इसी तरह नोट्स को बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, जैसा मैंने लिखा वैसा आप लिखोगे और लिखने के बाद डन 1 का कमेंट करोगे कि पहली स्लाइड हमारी कंप्लीट है। सभी लोगों को कमेंट आना चाहिए। चलिए भाई, सभी का लगभग डन 1 कमेंट आ रहा, अच्छी बात। फिर भी हम वक्त दे रहे हैं लिखने के लिए, अगर कोई रह जाए तो 1 मिनट उसके पास होना चाहिए। अब लिखते हैं रिसोर्स में क्या क्या आता है। अच्छा, कैपिटल है, इसमें एक और वर्ड में लिख सकता हूं इन्वेस्टमेंट, जैसे निवेश करते हैं। अब जब आप किसी भी कारोबार या बिजनेस में पैसा लगाओगे उसे हम निवेश करना कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना, तो ये भी इसी में आता है।
बिल्कुल सरप्राइज भी लेंगे, टॉपिक वाइज भी लेते रहेंगे बिल्कुल, बट अच्छे से करना होगा। तो प्राकृतिक संसाधन है जिसमें हमारे पास जमीन है, पानी है, खनिज है, ये आ सकते हैं। चलिए भाई, डन टू का कमेंट करिएगा साथ में। मशीन है, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक है, ये सब मानव निर्मित में चले जाते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स में हम कैपिटल और इन्वेस्टमेंट को रख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में हम लेबर को रखते हैं, उन इंसानों को, मानव को रखते हैं जो बेसिकली किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री में हो, या कोई व्यक्ति खेत में किसान हो, वो सब लेबर ही है अपने आप में। अच्छा, जो टीयर 3 में एसएससी सीजीएल में एएओ का एग्जाम होगा, अभी कहां हो रहा है वो? एएओ का एग्जाम अभी हट चुका है ना भाई विकास, अभी हट चुका है 2 साल से, अब नहीं होता है वो एग्जाम। चलिए भाई, डन टू का कमेंट आ रहा है सभी का, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं सर। ये सारे रिसोर्स हैं और ये सब लिमिटेड है। अब है डन 3, करिएगा। डन 3 का कमेंट आना चाहिए। चलिए भाई, लगभग डन 3 का कमेंट भी सबका आ रहा है। संसाधनों का लिमिटेड होना और इच्छाओं का अनलिमिटेड होना ही इकोनॉमिक्स के ओरिजिन की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन एक सवाल ये आएगा अब आपके पास कि सर, हम इकोनॉमिक्स की स्टडी तो कर ही रहे हैं, ओवरऑल करेंगे आगे चलकर, लेकिन इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? उन फादर से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या एग्जाम के लिए? बहुत ध्यान से बात को सुनना। देखो, जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के फादर के बारे में, देखो, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या इन्हीं के लिए हम कई बार ना फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट को कई बार लगता है शायद दोनों डिफरेंट होंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का हो या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स का हो, इनमें कोई अंतर नहीं है। हिंदी में अगर मैं कहूं तो अर्थशास्त्र या आधुनिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र या आधुनिक, जो अभी चल रहा है हमारी दुनिया में, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ध्यान से सुनना भाई, पूरी बात क्या है। एक्चुअल में जो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता कहलाते हैं, उनका नाम है एडम स्मिथ। ये जो एडम स्मिथ है, ये एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, कई बार ये पूछ लिया जाता है ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये स्कॉटलैंड से बिलोंग, और ये जो स्कॉटलैंड देश है ये यूनाइटेड किंगडम में आता है, जिसे आप यूके कहते हो, यूनाइटेड किंगडम कहते हो। इन 4 देशों में से एक देश स्कॉटलैंड भी होता है। एडम स्मिथ है, बात समझना। अब एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। एक सवाल ये आता है एडम स्मिथ की लिखी हुई किताबों के लेकर, कई बार हमें एक किताब देगा और उसके नाम देके पूछेगा इसके लेखक कौन है, जो फादर है उनका नाम तो कम से कम पता हो। इनकी 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इनकी एक किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वेल्थ ऑफ नेशन हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, इसको लिखना यही पड़ेगा आपको, मतलब वेल्थ ही लिखना है हिंदी में भी, ये किताब का नाम। दूसरी इंपॉर्टेंट किताब है इनकी द इनविजिबल हैंड्स। अच्छा, इनविजिबल हैंड क्या हो सकता है?
ये हाथ है, लेकिन इनविजिबल होने का क्या अर्थ है? यानी बेसिकली वो ताकतें, वो शक्तियां जो यहां पर इनविजिबल हैं पर इकोनॉमी चला रही है, बाजार चला रही है। इसका मतलब है बाजार की शक्तियों के बारे में। और बाजार की शक्तियां यानी डिमांड सप्लाई होती है ना, वो नजर नहीं आती, वो रियलाइज होती है कि किसकी डिमांड बढ़ रही है और किसकी सप्लाई घट रही है। ये इनविजिबल हैंड का मतलब इनविजिबल फोर्सेस हैं और बाजार की शक्तियां ही है जिनसे बाजार चलता है। और एक और इंपॉर्टेंट किताब है, वैसे किताबें इनकी और भी हो सकती हैं, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। ये तीन ऐसी किताबें जिनके लेखक के बारे में अगर पूछे तो आप कहेंगे एडम स्मिथ है। अच्छा, इसके बाद देखो ध्यान से, एक और बात याद रखना, इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे, और ये सवाल आता है कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। इन्होंने एक थ्योरी दी है और उस थ्योरी में इन्होंने जो बात बताई है, जो इंपॉर्टेंट बात बताई है, वो बात बताई है इन्होंने कैनन ऑफ टैक्सेशन को लेकर। बहुत ध्यान से सुनना, कैनन ऑफ टैक्सेशन मतलब इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है कराधान के सिद्धांत। पूरी बात ध्यान से सुनना, मतलब वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल, वो कैनन्स, जब कोई देश की सरकार टैक्स लगाती है तो वो टैक्स किस प्रकार से लगाए तो अच्छा होना चाहिए। यानी इन्होंने बताया है एक अच्छी टैक्स प्रणाली, यानी कोई भी देश में, मैं इसके बारे में टैक्स की क्लास में पढ़ाऊंगा, एक अच्छी टैक्स प्रणाली की विशेषताएं क्या होती हैं या उनके सिद्धांत क्या होते हैं। मतलब अच्छा टैक्स किसे माना जाता है, इन्होंने क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, जिस टैक्स सिस्टम को अच्छा माना गया उसके बारे में बताया। ये हम टैक्स की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट ये किसका है, एडम स्मिथ का है। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन अब एक और बात याद रखना, इनकी एक स्टेटमेंट है, इन्होंने एक कथन दिया है, एक स्टेटमेंट दी है। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी एग्जाम में पूछी गई आपके पास, और ये पूछा गया है किसका स्टेटमेंट है। इन्होंने एक लाइन बोली है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब धन से होता है, संपत्ति से होता है। इन्होंने बोला था अपनी स्टेटमेंट में, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर विज्ञान कहां से आ गया इसके अंदर, हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम साइंस कहां से ले आए। देखो साइंस का मतलब सीखो पहले। साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक वर्क, कोई भी काम एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, एक कंप्लीट प्रोसेस के माध्यम से हो, उसे साइंस कहते हैं। यानी कि हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में, अपने मैंने आपको क्या दिखाया, अगर आप ध्यान से देखो सर, इकोनॉमिक्स का आपने सिलेबस बताया और इसमें जितनी भी चीजें बताई गई आप इनको नजर डालिए तो आपको नजर आ रहा है सर, यहाँ आरबीआई बैंक के पैसे की बात होगी, मनी में पैसे की बात, बैंकिंग में पैसे की बात, मॉनेटरी पॉलिसी में, महंगाई में, बजट, हर जगह बात पैसे की हो रही है। यानी ये पैसे से, धन से जुड़ा हुआ एक विज्ञान है, मतलब धन से जुड़ी चीजों का एक सिस्टमेटिक एनालिसिस, एक स्टडी है। इसीलिए बोला एडम स्मिथ ने इसे कि ये धन का विज्ञान है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि किसके द्वारा दिया गया कथन है, तो ये एडम स्मिथ ने दिया। अभी मेरी बात समझना, अभी अगली बात समझना, क्वेश्चन भी कराऊंगा इसलिए याद रखना। अब एक सवाल यह बनता है कि जो इकोनॉमिक्स आई है इसका शब्द कहां से है। बहुत छोटी बात है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको पूरी बात समझा दूं फिर क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। देखो अगर ये पूछता है कि इकोनॉमिक्स शब्द कहां से आया, इकोनॉमिक्स वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। देखो जब क्वेश्चन बहुत इजी बनाना होता है ना,
तब ये भी सवाल आता है। देखते हो ना आप, हमारे संस्कृत से बहुत सारे शब्दों का जन्म हुआ है, ग्रीक से यानी ग्रीक भाषा जो यूनानी भाषा है उससे बहुत सारे शब्दों का जन्म हुआ है। तो याद रखना, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। से हुई है। अच्छा, अब यूनान की भाषा में क्या कहते हैं, देखना भाई। यूनान की भाषा में इसे ओइकोनोमिया या ओइकोनॉमिक्स कहते हैं। सॉरी, ओइकोनोमोस कहते हैं। अब देखो, जो ये शब्द है ना ओइको, इस ओइको शब्द का मतलब होता है, ओइको का वर्ड होता है, ओइको का मतलब है किसी का घर। ओइको का मतलब है घर, यानी कि गृह। ये हमारा गृह है, हम गृह प्रवेश करते अपने घर में जाते हैं। ओइकोनोमिया या ओइकोनोमोस। और नोमोस का मतलब है, नोमिया का मतलब है किसी भी तरह का मैनेजमेंट या किसी तरह का नियम, उससे रिलेटेड कोई रूल, यानी प्रबंधन करना, किसी प्रकार का कोई नियम फॉलो करना। इसीलिए देखो कई बार ये शब्द आया एग्जाम में। इकोनॉमिक्स के तो बहुत मतलब हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ, यानी इसके शब्दों से बनने वाला अर्थ क्या होगा, का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। यानी अगर एग्जाम में ये पूछ रहा है लिटरली मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिया, इकोनॉमिक्स की लिटरली मीनिंग पूछ रहा है या इकोनॉमिया की लिटरली मीनिंग पूछ रहा है। हिंदी में अगर मैं कहूं तो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, बिल्कुल शब्दों से बनने वाला। तो इसके शब्दों से क्या अर्थ बनेगा सर, इसके शब्दों से अर्थ बना, एक शब्द बना हाउस, इसे हाउस होल्ड कर देंगे, और एक शब्द बना मैनेजमेंट। इसके शब्दों से जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी गृहस्थ प्रबंधन। गृहस्थ प्रबंधन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ये एग्जैक्टली मीनिंग है। अब आप देखोगे कि सर हमने जितनी बार पढ़ा उतनी बार यही लिखा है कि अर्थ जो है वो मैनेजमेंट करने से रिलेट करता है। चलिए, तो ये है आज की क्लास का बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1। क्योंकि बेसिक्स की 2 क्लासें हम करते हैं, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स अगली क्लास में भी होगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम उस 1 घंटे की क्लास के आखिरी 10 से 12 मिनट, मुझे 1 मिनट देंगे भाई, अगले जो 10 से 12 मिनट होंगे हमारे, वो किस बात पर होंगे सर, ये इस बात पर कि प्रीवियस ईयर में इनसे आधारित क्या क्या सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए भाई, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा और रिलेट करेंगे क्वेश्चंस को, सही आंसर बताएंगे मुझे। एक मिनट देंगे भाई, मैं एक बार दोबारा से ओपन करता हूं, एक बार फाइल ऐड कर लेते हैं फिर ऐड ओपन करते हैं।
चलिए 1 मिनट दीजिए भाई। तो ये है क्लास चैप्टर डन 4 कर देंगे इसके फादर को लिखकर डन 4। चलिए भाई, ये वाला डन है, इनका कथन भी याद रखना और ये पॉइंट याद रखना। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, उन क्वेश्चनों को ध्यान से सोचना, जवाब देना इसको सोचकर कि सही आंसर क्या हो सकता है। पहला सवाल ये पूछा गया, ओइकोनोमिया मीन्स, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह एग्जाम में पूछे गए। ओइकोनोमिया का या इकोनॉमिक्स का लिटरली मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ए रीजन, मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ ए कम्युनिटी या मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड। देखने में लग रहा है कि ये इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहां तो बात बिजनेस की होती है, व्यवसाय की होती है। याद रखना, देखने में बी लग रहा है आंसर, लेकिन इसका राइट आंसर सी नहीं बल्कि डी होगा। हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना है, गृह का, घर का, गृहस्थ का प्रबंधन, व्यवसाय भी उसी में शामिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा गृहस्थ प्रबंधन करना है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं आपके। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो सभी जानते हैं, इसमें तो कुछ टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। एडम स्मिथ को ही कहा गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स प्राइमरीली स्टडी, इकोनॉमिक्स में अगर हम सबसे पहले देखें तो किसकी स्टडी होती है? व्यक्ति की, समाज की, देश की या धन की? अगर आप इसमें से प्राथमिक तौर पर पूछ रहे हैं किसका होगा, प्रारंभिक तौर पर किसका होगा, तो मैंने कहा चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे कोई कंपनी हो, सबकी धन के बारे में बात होगी। उस देश के, समाज के, राज्य के सबके धन की स्टडी होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, धन या मनी का विज्ञान है। तो इसलिए प्राइमरी तौर पर तो बात धन की होगी, मनी की होगी। अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है? मतलब ये सोचना है कि अगर आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो क्या चुनना बेहतर है। इसीलिए मैंने कहा था यह सीखकर याद करना है, लेकिन रटना नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ज्यादा उत्पादन कर लेना समस्या है क्या? बेरोजगारी समस्या है? गरीबी समस्या है क्या? या चयन करना समस्या है? सबसे प्रमुख किसे माना जाएगा? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर अभी हमने गरीबी नहीं पढ़ा, बेरोजगारी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सब तो बाद की बात है। पहली बात ये है संसाधन सीमित है और इच्छाएं असीमित है, और इन संसाधनों के सीमित होने की वजह से जो हमें चयन करना होता है, जो हमें चॉइस करनी पड़ती है, सिलेक्शन करना पड़ता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी प्रॉब्लम बाद की है, गरीबी बेरोजगारी बाद की बात है। चॉइस मेकिंग करना, देख लो एग्जाम में कैसे पूछा गया वो समझना है। तो आपने कहा जी गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, नो डाउट, बट हम आगे बात करते हैं। सॉरी। अर्थशास्त्र को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करें तो क्या परिभाषा होगी? याद रखना, कोई एक आंसर करना है।
सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन चुनने की कोशिश करें। तो आपने कहा इसमें व्यक्ति हो, कंपनी हो, देश हो, कोई भी हो, सबसे जरूरी है कि उसकी जो असीमित इच्छाएं हैं उसके लिए सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कैसे होगा। असीमित इच्छाएं और सीमित संसाधनों का कैसे उपयोग होगा, यह कहलाएगी। क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, अभी मैंने बहुत थोड़ी सी बातें बताई हैं। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, ये किसने कहा था? ये पूछा गया है कि किसने कहा था इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये बात आपको पता ही मैंने कि इसे एडम स्मिथ ने कहा। एडम स्मिथ ने कहा था। दुर्लभता या कमी? जब मैं कहते ना दुर्लभता है, इसका क्या मतलब बनता है? दुर्लभता या कमी का क्या नियम बनता है, बताओ क्या कहता है ये? तो ये कहता है दुर्लभता का नियम कि किसी भी इंसान की, किसी भी कंज्यूमर ग्राहक की इच्छाएं कभी अंत नहीं होंगी, क्योंकि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसीलिए हमेशा हमारी इच्छाओं के मुकाबले हमारे संसाधन कम रहेंगे। संसाधन हमारे कम क्यों नजर आ रहे हैं हमें? क्योंकि इंसान की इच्छाएं कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती। स्वीटी चौहान सी नहीं हो सकता इसका, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि चाहे दुनिया का कोई देश हो, मैंने कब कहा कि अमेरिका में यह नहीं होगी समस्या? अमेरिका में भी यह समस्या, जब मैंने कह दिया एलॉन मस्क हो दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी, तो भी समस्या रहेगी कि संसाधन सीमित होंगे। यानी उनकी भी इच्छाएं हमेशा पूरी तो नहीं हो सकती। एलॉन मस्क का जब निधन होगा तब भी वो ये कहेंगे मेरी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, क्योंकि इंसान का जीवन ही ऐसा है, इच्छाओं का कोई कभी अंत नहीं हो सकता। तो ये मत कहना ये सिर्फ अविकसित देशों की बात नहीं, दुनिया में सब जगह की बात है। ये सिर्फ समाजवादी नहीं, पूंजीवादी में भी ये बात होगी। हर जगह ये बात होगी कि इंसान की इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है, यानी उनको कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है? चयन क्यों करना पड़ रहा है हमें? सवाल यह है कि हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है? चॉइस करने की वजह क्या है? समझ में ना आए तो अपनी नोट्स को देखो, ध्यान से पढ़ो, कहां कुछ मिला हमें, क्यों करनी है हमें चॉइस? हम जो चाहे वो क्यों नहीं खरीद रहे, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है बताइए? चयन की समस्या क्यों आई है वो बताइए। चयन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे बहुत सारे रिसोर्स के यूज हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। अब हर जगह तो उपयोग नहीं कर सकते। भाई आपके पास जो वक्त है, आप इस वक्त का इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। आपने जो आज की क्लास का जो वक्त है ये दिया है भाई कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, उसका फर्स्ट लेक्चर अटेंड करना है, आप चाहते थे इसका यूज कहीं और भी कर सकते थे। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको इस पर्पस इसके लिए क्या करना है। आज का आखिरी सवाल, हम इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी कर रहे हैं ये बताना मुझे। हम इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी कर रहे हैं?
सोच के जवाब देना, गलती ना हो कोशिश ये करना, पहले सोचना क्या आंसर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, फिर उनमें चुनना। आज का आखिरी सवाल है, पहली क्लास के करीब करीब 7-8 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछे। जैसे ये लिखा है, अभाव की समस्या को खत्म करना, अभाव के कारण विकल्प का चयन करना। मुझे पता ए और बी कोई नहीं बता रहा आप में से, सी और डी में परेशान हो सकते हैं। अब जरा खुद सोचिएगा, दोबारा सोचिएगा फिर से, जिन्होंने सी लगाया है, जिन्होंने डी लगाया है, क्या होना चाहिए था। क्या अभाव की समस्या खत्म होगी? कमी की समस्या कभी खत्म होगी? कभी नहीं हो सकती। तो कोई नहीं चाहता इसको खत्म करना, हो ही नहीं सकती। ट्रू, 100% ट्रू। आपने ये कहा कि समस्या है, कमी की समस्या है, अभाव कहते हैं कम होने की समस्या। और हम क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में, सर चॉइस ही तो करते हैं। इतनी बार आपने बता दिया कि हम चॉइस करते हैं, यानी इकोनॉमिक्स में क्या होता है, विकल्प चुनना होता है, हमें चॉइस करनी होती है। यानी उस समस्या की वजह से अगर ये समस्या नहीं होती, हम चॉइस भी नहीं करते, हम जो चाहे वो कर लेते। फिर अगर आप सी और डी में कंफ्यूज हो तो एक बार दोबारा सोचिए। देखो, गलत होना इंपॉर्टेंट नहीं है, गलत तो होगा, हर किसी के साथ होगा। गलत को कौन कितनी जल्दी सही कर लेता है और अगली बार गलत करने से बचता है, ये सिलेक्शन पे जाएगा। अब मुझे बताइए आज की क्लास का क्या रिस्पांस आपको नजर आया, क्योंकि शुरुआत में एक कमेंट आया था कि सर पढ़ें क्या इसको हम या स्किप कर दें, और एक सवाल आया था कि सर बोरिंग तो नहीं लगेगा बहुत ज्यादा। मेरे भाई, बोरिंग यानी कि एंटरटेनिंग होगा या नहीं, नहीं होगा तो बोरिंग ही ऑब्वियस है, बट एट द एंड आपको डिसाइड करना है कि आपको सिलेक्शन चाहिए, बेस्ट कंटेंट चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए, और वे ऑफ टीचिंग जो आपको सिखा सके, याद रखवा सके हमेशा के लिए, वो चाहिए। तो अब आज की क्लास का एनालिसिस करके जल्दी से बता दे भाई, ये चीजें याद रहेंगी। जब मैं अगली क्लास आप लोगों के साथ करूंगा तो उस अगली क्लास में मैं इन सबसे रिलेटेड पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और ऑब्वियस है इन सवालों के सही जवाब आप देंगे मुझे, उसके बाद हम अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। और देखो, मैंने आपसे कहा आपकी जो पूरी फाइल है, जो जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं वो, और जो मैंने कंटेंट लिखवाया है वो, ये पूरी फाइल, और आज की फाइल में मैं सिलेबस भी ऐड कर रहा हूं। वैसे आप देखेंगे कि सिलेबस ऑलरेडी हमने अपलोड करा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप लोग अगर चाहें तो ये पूरी फाइल है आज की। तो ये आज की पूरी फाइल देख रहे हो, जो सारे क्वेश्चन कराए वो भी और जो कंटेंट लिखा वो भी, ये पूरी फाइल आपको मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। लगातार पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करना जरूरी है, लगातार पढ़ते रहेंगे बस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।